NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। विषय हिंदी कक्षा 10 मध्यावधि परीक्षा सत्र 2024-25। आपकी यह परीक्षा हो चुकी है। आपने यह पेपर कैसे किया, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इस प्रश्न पत्र की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यह 2 घंटे का पेपर था, 60 नंबर का। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 22 है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। खंड अ, वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यह 2 नंबर का प्रश्न है। क, करत करत अभ्यास ते दोहे में जड़मती शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर होगा मूर्ख। ख, जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे कहते हैं भाग्यवादी। ग, ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र होता है जब वह नहीं करता है अच्छे कर्म। घ, जो निरंतर कर्म करता है उसे भोगने का अधिकार है आज़ादी। तो आपको इसमें से 4 में से सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना गुरु से की है और घड़े की तुलना शिष्य से की है। ख, आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द शागिर्द तन्हाई किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। और लैंप पोस्ट शब्द अंग्रेजी भाषा का है। यही उत्तर आपने किया होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश में भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, खैर खून खांसी खुशी में अनुप्रास अलंकार है। इसका उत्तर होगा अनुप्रास। ख, अच्छा गुरु स्वभाव को बनाता है निर्मल या दोष रहित। ग, कबीर ने बढ़ते जल की तुलना से की है। ये किससे की है? धन से। कवि ने पौरुष का पाठ लोगों को पढ़ने के लिए कहा है। इसका उत्तर होगा आलसी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दीजिए। कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। प्रश्न क, कि मेघों के आगमन की तुलना किससे की गई है? अतिथि यानी पाहुन अतिथि से की गई है। गांव में मेघों के आने की सूचना कौन दे रहा है? हवा। कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार, बयार यानी हवा। तो गांव में मेघों के आने की सूचना कौन दे रहा है? हवा। घाघरा उठाकर कौन भाग रहा है? इसमें उत्तर होगा धूल। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए पाठों के और पात्रों के 2 सही युग्म चुनिए और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर पाठ का नाम दिया हुआ है, इधर पात्र का नाम दिया हुआ है। तो बहादुर जो है वो किस में आया है बताइए? किशोर। बहादुर पाठ में किशोर पात्र आया है, किशोर। शागिर्द, शागिर्द है
आज़ादी में, कबीर दोहे में, सोनजूही गिल्लू पाठ में पात्र हैं। प्रश्न नंबर 6 कि उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को सिर्फ पढ़ा जा सकता है कंप्यूटर पर। ख भई सूरज में भई संबोधन किस प्रकार का है? उत्तर होगा आत्मीय। ग बहादुर कहानी के अंत में अभिव्यक्त नहीं होता है। ये पाठ से ही, बहादुर पाठ से ही प्रश्न है कि उसमें दुख भी व्यक्त होता है, पछतावा भी व्यक्त होता है और अपराध बोध भी अभिव्यक्त होता है, लेकिन घृणा जो है वो अभिव्यक्त नहीं होती है। घ लघु प्राण शब्द का प्रयोग के लिए किया गया है, तो गिल्लू के लिए किया गया है लघु प्राण। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं? किन्हीं दो की पहचान कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। क मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे सेकवाती थी। ये किसका कथन है? बहादुर का। ख आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी। ये कौन कह रहा है? दर्जी। ग देख वे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। ये किसका कथन है? किशोर का। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये दोहा किसने कहा है? कबीर ने। प्रश्न 8 नीचे दिए गए कथनों में से कोई दो कथन को उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए कि वे सही हैं या गलत। क बहादुर कहानी मध्यवर्गीय परिवार की है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ख गिल्लू रेखा चित्र मनुष्य और जीवों का संबंध व्यक्त करता है। सत्य। ग कर्म व्यक्ति को आराम करने का अवसर प्रदान करता है। यह बिल्कुल असत्य। घ आज़ादी शीर्षक कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। सत्य। प्रश्न 9 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। विकास और पर्यावरण के मुद्दे और उनके परस्पर संबंध आध्यात्मिक महत्व के हैं, खासकर भारत के संदर्भ में। पहली प्राथमिकता तो यह है कि सभी लोगों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और पर्यावरण और उनकी संपदाओं का किसी प्रकार का अवांछित दोहन ना हो सके। आर्थिक विकास की उच्च ऊर्जा पर आधारित जीवन शैली ने भौतिक समृद्धि को बढ़ाया है। विकासशील देश आज पर्यावरण संकट और विकास के संकट दोनों से घिरे हुए हैं। यह दोनों ही संकट एक दूसरे की तीव्रता और परस्पर प्रतिक्रिया से समस्या को और गहरा बना रहे हैं। एक तरफ तो असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्याओं का कोई अंतर नहीं दिखाती और जिन्हें विकास की प्रक्रिया द्वारा सुलझाना है, दूसरी तरफ पर्यावरण का शोषण बढ़ता ही जा रहा है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भारत के संदर्भ में विकास और पर्यावरण के मुद्दे का आध्यात्मिक होने का कारण हो सकता है वैज्ञानिक आधार न होना। इसका उत्तर होगा प्रश्न ख विकासशील देश का पर्यावरण और विकास में उलझे होने से अभिप्राय है पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना। अवांछित दोहन से आप क्या समझते हैं? विकास के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाना। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। बेईमान शब्द, इस शब्द में बे उपसर्ग है और ईमान मूल शब्द है। प्रगति शब्द में प्र उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। खेती शब्द में ई प्रत्यय है, यानी खेत प्लस ई प्रत्यय है। अपनापन शब्द में पन प्रत्यय है, अपना प्लस पन। प्रश्न 11 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अतिथि शब्द का पर्यायवाची
शब्द कौन सा है? पाहुन। पाहुन का अर्थ क्या होता है? अतिथि। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल। जल, जलज, भवन, अन्न, ये शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ बताने में समर्थ हो उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी। जो शब्द एक से अधिक अर्थ बताने में, तो वो क्या कहलाएगा? अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। प्रश्न 12, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खून पसीना एक करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना। ख, ईद का चांद होना, मुहावरे का सही अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रश्न 13, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप यह चादर पहन लें, आप चादर यह पहन लें, पहन लो यह चादर अब। यानी कि ये दोनों तो गलत ही हैं। आप यह चादर पहन लें या ओढ़ लें, तो चादर हमेशा ओढ़ी जाती है, तो आप यह चादर ओढ़ लें। प्रश्न 14, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? ख, कि सुबह की पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। प्रश्न 15, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए जिसके बिना काम ना चल सके, वो होता है अनिवार्य। ख, जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती है वह होता है उपजाऊ। अभी आपने खंड अ को ध्यान से समझा और सभी प्रश्नों के उत्तर जाने। अब पढ़ते हैं खंड ब, विषयनिष्ठ वर्णनात्मक। प्रश्न 16, निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता का नाम उल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह दोहे पाठ से लिया गया है। कवि वृंद का दोहा है कि नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। अथवा बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। यह काव्यांश चंद्रगहना से लौटते बेर पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस प्रश्न का उत्तर जानें। कि नैना देत बताए सब, हिये को हेत हेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। कविता का नाम यानी दोहे, कविता कौन सी है? पाठ है दोहे, और कवि का नाम है वृंद। सरलार्थ, आरसी का अर्थ है शीशा या आईना, तो आरसी यहाँ पे आया है। आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती थी। इसमें एक शीशा लगा होता था। इस दोहे का अर्थ है कि आदमी के नयन यानी आँखें उसके हृदय में विद्यमान हित और अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती हैं। कि नैना देत बताए सब, ये यानी हृदय के में जो हित और अहित की बातें हैं उन सभी को व्यक्त कर देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी यानी एक स्वच्छ दर्पण भले या बुरे रंग रूप को व्यक्त कर देता है। अर्थ ये हुआ कि आदमी की आँखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आँखों में चमक होती है, क्रोध हो तो आँखें लाल हो जाती हैं, अगर शोक है तो आंसू उमड़ आते हैं। आँखें ही व्यक्ति के मन के भावों को ठीक ठीक प्रकट करती हैं। काव्य सौंदर्य पढ़ें। आरसी एक आभूषण का नाम है जिसे स्त्री अंगूठे में पहना करती थी।
आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। नैना शब्द संस्कृत के नयन से बना है, यह तद्भव रूप है। उसी तरह के से हित से हेत और अहित से अहित भी ऐसे ही प्रयोग हुआ है। इसमें दृष्टांत अलंकार है और दोहा छंद है। संगीतात्मकता, लयात्मकता व ज्ञता का गुण विद्वान है। इसकी भाषा विरज है और आँखों के महत्व को दर्शाया गया है। अब अथवा में दिया हुआ है कि बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। नील फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कविता का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर और कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। कवि चंद्रगहना से लौटते हुए खेत की मेंढ पर अकेला बैठा हुआ खेत और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है। अब चने की फसल के बीच में ही अलसी उगी हुई है, तो उसका वर्णन यहाँ किया गया है। चना और अलसी दोनों एक ही खेत में पास पास खड़े हैं। अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होता है, हवा से हिलता डुलता रहता है। अलसी तनकर सीधी खड़ी रहती है, इसलिए हटीली भी है। यानी देह की पतली, बिल्कुल पतला उसका तना होता है। अलसी का फूल नीले रंग का होता है कि नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, तो अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की है जो मचलती दिख रही है और मानो कह रही है, जो मुझे छू लेगा मैं उसे हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करने लगूंगी, उसी की हो जाऊंगी। हटीली होने के बावजूद वह प्यार के लिए लालायित है। काव्य सौंदर्य। ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ अलसी के 3 विशेषण दिए गए हैं। अलसी को हटीली भी कहा गया है। छंद मुक्त और अतुकांत कविता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रभावशाली प्रस्तुति है। प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। क कवि वृंद के अनुसार सिल पर निशान क्यों पड़ जाता है? इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है कि कुएं पर जिस रस्सी से पानी खींचा जाता है, उस कमजोर सी रस्सी के निरंतर रगड़ से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। इसके माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि निरंतर यानी लगातार अभ्यास से मंदमति यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी प्रखर बुद्धि यानी बुद्धिमान हो जाता है, प्रखर बुद्धि हासिल कर लेता है। ख आपकी दृष्टि में आज़ादी का सही अधिकारी कौन है और क्यों? आपने आज़ादी कविता पढ़ी, उसमें समझाया गया था कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसे ही आज़ादी भोगने का सही अधिकारी माना गया है, उसे ही आज़ादी भोगने का अधिकार है। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्म का सर्वाधिक महत्व है। कर्म करना आज़ादी है। आज़ादी का सही अधिकारी वही व्यक्ति है जो अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की भलाई, समाज की प्रगति और अपने आत्म विकास के लिए करे, वह इसका सही अधिकारी है। आज़ादी को सही ढंग से संभालने के लिए ज्ञान, अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव आवश्यक होता है। यह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर करता है। ग जब बहादुर को अपने घर की याद आती तो वह क्या करता? आपने बहादुर पाठ पढ़ा, उस पाठ को पढ़ने के बाद में
कि जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह रात में अपने बिस्तर पर बैठ जाता और अपने जेब से एक नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था और एक आईने में अपना मुंह देखकर बहुत खुश होता था। उसके बाद वह कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव से कुछ दूर देर तक खेलता। उसके बाद वह धीरे धीरे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों की मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। घ कि संपादकीय और फीचर में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। संपादकीय समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। और फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है सूचना देना। प्रश्न 18, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। का बहादुर पाठ से आया हुआ है कि उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग, यह गद्यांश बहादुर पाठ से लिया गया है। इसके लेखक अमरकांत हैं। इसमें लेखक उदास अकेले बहादुर के बारे में बताया गया है कि जब उदास होता था तो क्या करता। व्याख्या, बहादुर पहाड़ी भाषा में गाना गुनगुनाता था। तो पहाड़ी गाने का मतलब है पहाड़ी भाषा में गाना गुनगुनाता था। तो उसकी बात समझ में नहीं आती थी, मगर उसके गानों की मधुर आवाज की बजाय घर में उदासी छा जाती थी। उसके इन गानों में छिपे भाव उसी प्रकार अपनी मिठास बिखेर देते थे जैसे कोई सुनसान पर्वत पर बैठा किसी अपने को पुकार रहा हो। यह इसकी व्याख्या हो गई कि उनकी मीठी, तो वह मीठे स्वर में गाता था लेकिन फिर भी उसकी जो उदासी है वो सारे घर में फैल जाती थी। ठीक है। अब है ख कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। ये कबीर का दोहा है। अब पढ़ते हैं प्रसंग। यह दोहा दोहे पाठ से लिया गया है। यह कबीर का दोहा है। दोहे पाठ में जो 8 दोहे हैं वो कबीर, रहीम और वृंद के हैं। आपको सभी दोहे याद होने चाहिए। अब इस दोहे में कवि ने अच्छे कर्म करने वालों व्यक्तियों की प्रशंसा और बुरे कर्म करने वालों की निंदा होती है, इस बात को समझाया है। सरलार्थ में देखते हैं कि क्या समझाया है। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे ना हों तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान या निर्धन होने से नहीं बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा होती है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। इस गद्यांश को पढ़ने पर इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यह गद्यांश गिल्लू पाठ से आया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। गिलहरियों की जीवन अवधि प्राय कितनी होती है? 2 वर्ष। गिल्लू लेखिका के समीप रहने के लिए क्या करता? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित गद्यांश का सार लिखिए कि आज की भारतीय शिक्षित नारी को अच्छी गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद उसकी बदली हुई मनस्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के लिए पत्नी के सुख का ध्यान रखे तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पति और पत्नी का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी ज़रूरत भी तो है और वह भी परिवार में, पड़ोस में और समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। इस गद्यांश को हमें 1/3 भाग में मूल भाव को नष्ट किए बगैर हमें लिखना है। आपने पाठ को पढ़ा, उसे समझते हुए आप पाठ का सार लिखेंगे। प्रश्न 21, अपने मोहल्ले में बढ़ती चोरी की घटनाओं का वर्णन करते हुए उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। यह आपका औपचारिक पत्र है। अथवा अपने भाई के जन्मदिन के उत्सव पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। यह अनौपचारिक पत्र हैं। पत्र कैसे लिखें पाठ में ये सभी समझाया हुआ है। अब वहाँ से देख करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखो। यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं, किसी एक पर आपको लिखना है। निबंध कैसे लिखें पाठ से आप लिख सकते हैं। तो पाठ सार कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, आप तीनों पाठों के माध्यम से समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आपने अभी इसी पूरे प्रश्न पत्र के बारे में समझा, उत्तर देखे और समझे। आप यहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। यह इस प्रश्न पत्र की उत्तरमाला यानी आंसर की है। आप यहाँ से देख लें और इस वीडियो को रोक करके आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिख लें, समझें। आने वाले प्री बोर्ड में भी आपके लिए यह पेपर बहुत ही सहयोग करेगा। अतः आप ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लें और समझें कि किस प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया जा रहा है। यहाँ पर पत्र भी आपको समझाया गया है, तो आप यहाँ से देख करके भी पत्र लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।